हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज की सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे चैप्टर 3 का। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम ये सब कुछ देखते हैं और एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हम क्या टॉपिक कवर करेंगे, जो हमारा चैप्टर 3 है उसका नेम है क्या, इमर्जिंग ट्रेंड्स। राइट, तो सबसे पहले तो हम इंट्रो देखेंगे कि इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं क्या। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और इसके जो सब पार्ट्स हैं लाइक मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये देखेंगे। देन इसके बाद है हमारा बिग डेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बिग डेटा, वो जानेंगे, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जानेंगे। देन आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे। इसके बाद जो इसके डीप में हम जाएंगे और इसके जो सब पार्ट है WOT, वेब ऑफ थिंग्स, वो पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में जानेंगे। देन हम पढ़ेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है। देन लास्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉकचेन। राइट, तो इसके हम सभी सब पार्ट्स को भी कवर करते हुए ओवरऑल अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट है हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या होता है, इमर्जिंग ट्रेंड्स आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज विच गेन पॉपुलैरिटी एंड सेट अ न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स। ठीक है, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं जो कि क्या है, बहुत ज्यादा गेन पॉपुलैरिटी, जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं, एंड सेट अ न्यू ट्रेंड अमंग यूजर्स, और यूजर्स के बीच में उनका एक बहुत अच्छा क्रेजी सा ट्रेंड बन गया है। ठीक है, सम इमर्जिंग ट्रेंड्स दैट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द फ्यूचर ऑन डिजिटल इकोनॉमी एंड इंटरेक्शन इन डिजिटल सोसाइटीज। बहुत सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज इम्पैक्ट, अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, वो सारी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो अब कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जो अभी चल रही है, लाइक AI, ML, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पढ़ेंगे। AI क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग स्मार्ट मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी साइंस ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो फोकस करती है उन मशीन्स को बनाना, ऐसी मशीन्स बनाना या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाना which can think, learn and make decisions like human, जो humans की तरह, आपकी और मेरी तरह क्या करें, think, सोचें, learn करें और decisions लें। ठीक है, AI is about making computers behave intelligently। AI का क्या है, is about making computers behave intelligently। उसका मतलब है कि ऐसा काम या ऐसी मशीन्स जो कंप्यूटर्स इंटेलिजेंटली बिहेव करें। ठीक है, लाइक रिकॉग्निशन फेसेस, जैसे कि फेस को रिकॉग्नाइज करना, एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच, और स्पीच को समझना। ठीक है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो AI क्या है, ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो क्या करती है, ऐसी मशीन्स बनाती है विच कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ AI इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में AI को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, वॉइस असिस्टेंट लाइक एलेक्सा और सीरी, ये भी क्या है, हमारे AI है। हम वॉइस असिस्टेंट बस आवाज से बोलते हैं, हे सीरी प्ले दिस सॉन्ग, तो हमारा गाना बज जाता है। राइट, तो ये क्या है, हमारे इट इज अ पार्ट ऑफ AI। फेस रिकॉग्निशन इन योर फोन, आपका फोन फेस आपका रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो और अनलॉक कर देता है, किसी और का फेस रिकॉग्नाइज कर पाता है वो भी, और वो आइडेंटिटी से जो एक्चुअल से मैच नहीं करता तो अनलॉक नहीं करता। सो इट इज ऑल्सो अ AI। यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, जो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे मूवीज की, सीरीज की, जिस सिमिलर टाइप का जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसी की क्या रिकमेंडेशन आती है। राइट, तो ये किसकी वजह से आती है, इसके पीछे AI वर्क करता है, या फिर हम कह सकते हैं AI का एक सब पार्ट होता है मशीन लर्निंग, जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो वर्क करता है। नेक्स्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड चैटबॉट्स, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ AI इन द डेली लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे AI के क्या एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस देखिए, फर्स्ट इज एक्यूरेसी। AI रिड्यूस ह्यूमन एरर्स स्पेशली इन टास्क लाइक डेटा एनालिसिस, मेडिकल डायग्नोसिस एटसेट्रा। AI बहुत एक्यूरेट होता है बिकॉज इट्स अ मशीन। राइट, तो ह्यूमंस इसमें एरर कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, वो टास्क जैसे कि लाइक डेटा एनालिसिस, बहुत बड़े डेटा को एनालाइज करना। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस इसमें ह्यूमंस एरर कर सकते हैं, तो वहां पर ये बहुत अच्छे से एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। सेकेंड इज स्मार्ट असिस्टेंस।
AI हेल्प्स इन डेली लाइफ, AI हमको डेली लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है बाय इट्स स्मार्ट असिस्टेंट्स लाइक वॉइस असिस्टेंट, चैटबॉट्स एंड स्मार्ट होम्स में। ठीक है, स्मार्ट होम्स क्या होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हमने गेट ओपन किया, लाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ स्मार्ट होम्स एंड AI। नेक्स्ट, रिस्क हैंडलिंग। रिस्क हैंडलिंग बहुत इजी कर देता है और रिस्क हैंडलिंग करना बहुत आसान बना देता है AI। जैसे कि AI कैन बी यूज्ड इन डेंजरस एनवायरमेंट्स, एग्जाम्पल स्पेस मिशंस, डिजास्टर जोन्स, बॉम्ब डिफ्यूजिंग। जो हमारे डेंजरस एनवायरमेंट होते हैं जैसे कि स्पेस मिशंस, डिजास्टर जोन, बॉम्ब डिफ्यूजिंग, इसमें ह्यूमन की जान नहीं जाती है बिकॉज ऑफ AI को हम भेज देते हैं कि कुछ भी इफेक्ट होगा तो मशीन को होगा, ह्यूमंस को नहीं होगा। सो रिस्क हैंडलिंग इजी रहता है। नेक्स्ट इज लर्निंग कैपेबिलिटीज। AI कैन लर्न एंड इम्प्रूव ओवर टाइम विद डेटा। AI को जो जितना डेटा मिलता रहता है उससे वो लर्न करता रहता है। इसमें लिखा हुआ मशीन लर्निंग बिकॉज मशीन लर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ AI। नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग। वंस डेवलप्ड, एक बार जब अगर डेवलप हो गया, AI कैन रिड्यूस कॉस्ट फॉर बिजनेसेस इन द लॉन्ग रन। तो जो बिजनेसेस हम रन कर रहे हैं उनके लिए लॉन्ग रन के लिए जितनी भी कॉस्ट है उसको वो डाउन कर देता है, मतलब उसकी जो कॉस्ट है कम हो जाती है। बट वंस डेवलप्ड, जब डेवलप करने में लेकिन AI में पैसा लगता है, कॉस्ट लगती है, बट एक बार जब डेवलप हो गई देन इट रिड्यूसेस द कॉस्ट। ठीक है, चलिए एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। फर्स्ट एंड मेजर डिसएडवांटेज है जॉब लॉस। ठीक है, ऑटोमेशन बाय AI कैन रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स। ये जो जॉब्स पहले ह्यूमंस करते थे, अब मैनुअली करते थे, अब वो AI कर रहा है, राइट, मशीन कर रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारा जॉब लॉस भी हुआ है। नेक्स्ट इज हाई इनिशियल कॉस्ट। AI सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव टू डेवलप एंड मेंटेन। AI सिस्टम क्या है, डेवलप करने में, जब AI को हम बनाते हैं उसको डेवलप करने में बहुत कॉस्ट लगती है। लैक ऑफ ह्यूमन टच, उसमें ह्यूमन टच का लैक है, कम है। लाइक AI लैक्स इमोशंस, एम्पैथी एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, AI क्या है, जो ह्यूमंस के इमोशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उसको नहीं समझता है। ठीक है, सो इट लैक्स ह्यूमन टच। डिपेंडेंस ऑन मशीन। ठीक है, ओवर रिलायंस ऑन AI में रिड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग एंड ह्यूमन स्किल। हम बहुत ज्यादा AI पे इतने डिपेंड हो गए हैं कि हम मशीन्स डिपेंड हो गए हैं, राइट। तो जिससे कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो भी रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, प्राइवेसी कंसर्न्स। AI सिस्टम कैन ट्रैक एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा। AI बहुत इजीली हमारा पर्सनल डेटा को ट्रैक कर सकता है और उससे कोई और मिसयूज भी कर सकता है। सो कुछ हमारे प्राइवेसी कंसर्न्स भी इससे आ जाते हैं, राइट। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ AI, राइट, मशीन लर्निंग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ AI। मशीन लर्निंग पार्ट है किसका, AI का ही। दैट अलाउज मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा। जो क्या करता है, मशीन को अलाउ करता है कि मशीन क्या करे, डेटा, जो हम डेटा मशीन को दे रहे हैं उसी से सीखे, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, बिना किसी बाहरी या आउटर प्रोग्रामिंग के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के। ठीक है, इट अलाउ दैम टू प्रिडिक्ट न्यू सिमिलर डेटा विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग फॉर ईच टास्क। ये क्या करता है, मशीन लर्निंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये क्या करता है, मशीन लर्निंग प्रिडिक्ट करता है न्यू या मतलब कुछ नया या सिमिलर सा डेटा कुछ प्रिडिक्ट करता है विदाउट एनी एक्सप्लिसिट प्रोग्राम, बिना किसी आउटर प्रोग्रामिंग के, कि हम हर एक टास्क के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वो लर्निंग क्या हुआ, राइट, जो भी हम डेटा दे रहे हैं वो उससे खुद ही सीख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन यूट्यूब रिकमेंडेशंस वीडियोस बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव वॉच्ड, इट्स ML एट वर्क। ठीक है, जब भी हम यूट्यूब देखते हैं या रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे, तो हमारे पास सिमिलर इंटरेस्ट की, जिस इंटरेस्ट की हम देखते हैं, जो ये ज्यादा हम लाइक करते हैं, वो उसी टाइप की रील्स आती हैं। तो उसके पीछे कौन वर्क कर रहा है, तो डेटा से वो लर्निंग अपने आप हो रही है, उसके पीछे वर्क कर रहा है हमारा मशीन लर्निंग। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। मशीन लर्निंग पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर टास्क दैट इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मशीन लर्निंग मेनली कहाँ यूजफुल है, जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग हो, एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट, और डायनेमिक एनवायरनमेंट हो। एनवायरनमेंट डायनेमिक का मतलब जो चेंजेबल एनवायरनमेंट हो, वहां पर ज्यादातर हमारा मशीन लर्निंग यूज होता है। मशीन लर्निंग फाइंड्स एप्लीकेशंस इन डाइवर्स फील्ड सच एज इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, मशीन लर्निंग के बहुत सारे डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं, मतलब बहुत सी जगह डाइवर्स फील्ड में एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑटोमेटिंग टास्क। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग। आई होप आपको ये क्लियर होंगे।
चलिए नेक्स्ट है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या है? NLP दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ फील्ड, एक ऐसा फील्ड है दैट कंबाइंस कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज स्टडीज। देखिए NLP इसमें ही आ रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, लैंग्वेज के ऊपर जहां पे वर्क हो रहा है, राइट तो इसमें क्या आता है? NLP एक ऐसा फील्ड है दैट कंबाइंस कंप्यूटर साइंस, इसमें CS भी इन्वॉल्व है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है एंड यहाँ पर लैंग्वेज स्टडीज, जो डिफरेंट लैंग्वेज है उनके बारे में भी है। इट हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड, प्रोसेस एंड क्रिएट ह्यूमन लैंग्वेज इन अ वे दैट मेक्स सेंस एंड इज यूजफुल। ठीक है, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कंप्यूटर की समझने में हमारी लैंग्वेज, जो हमारी ह्यूमन की लैंग्वेज होती है, लाइक हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उसको समझने में ये हेल्प करता है। किसको? मशीन को, कंप्यूटर को, एज वेल एज जो वो उसका आउटपुट देता है उसको भी कुछ इस तरीके से देता है दैट मेक सेंस एंड इज यूजफुल, कि वो कुछ सेंस दे, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी आलतू फालतू उसने बोली, कुछ सेंस दे और यूजफुल हो। विद द ग्रोइंग अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एंड अदर सोर्सेज, NLP इज बिकमिंग अ की टूल टू ऑटोमेट टास्क लाइक एनालाइजिंग टेक्स्ट और ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज। ठीक है, वेबसाइट जैसे कि हम बोल सकते हैं आजकल जो जितना टेक्स्ट डेटा हमारा इंक्रीज हो रहा है, राइट, जैसे कि वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, सो इससे NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक हमारा की टूल बन गया है, एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया है, जिससे कि हम टास्क को क्या ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को एनालाइज कर सके और हम क्या कर सके? ट्रांसलेट कर सके वेरियस लैंग्वेजेस को। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। NLP, एक पॉइंट और है, NLP इज यूज्ड बाय मेनी एप्लीकेशन दैट यूज लैंग्वेज। ठीक है, NLP बहुत सारे एप्लीकेशंस पे यूज होता है जो लैंग्वेज पे जो वर्क करते हैं, वो ऐप जो लैंग्वेजेस के बेस्ड होते हैं, सच एज टेक्स्ट ट्रांसलेशन, इसमें भी लैंग्वेज है। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन, इसमें भी लैंग्वेज है, टेक्स्ट समराइजेशन एंड चैटबॉट्स। ठीक है, एंड इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो AI में जो लैंग्वेज पे वर्क करता है, हमारे टेक्स्ट पे वर्क करता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो ह्यूमन लैंग्वेजेस पे वर्क करता है, तो वो और कुछ नहीं है, दैट इज NLP। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, इमर्सिव एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है? सबसे पहले तो समझेंगे इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या है। इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब होता है ऐसा एक्सपीरियंस जो रियल हमको लगता है बट वो रियल होता नहीं है, राइट ऐसा जो हमें रियल लग रहा है बट वो रियल है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी इमेज, अपनी फोटो खींची और उस पर फिल्टर लगा लिए, ठीक है, ताकि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट, तो वो रियल है नहीं है बट हमको रियल वो उस टाइम पे या उस इमेज में ऐसा लग रहा है, राइट। तो एक इमर्सिव, उसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो उसी में पार्ट है दैट इज वर्चुअल रियलिटी, एक ऐसी रियलिटी जो वर्चुअल है, ठीक है, ऐसी सच्चाई जो है नहीं है बट हमको लग रही है कि वो सच्चाई है। ठीक है, चलिए देखते हैं VR क्या होता है। सो वर्चुअल रियलिटी प्लेसेस द व्यूअर इनसाइड अ मोमेंट और प्लेस मेड पॉसिबल बाय विजुअल एंड साउंड टेक्नोलॉजी दैट मेक्स द ब्रेन इनटू बिलीविंग इट इज समवेयर एल्स। वर्चुअल रियलिटी क्या है? प्लेसेस, वो क्या करता है? वर्चुअल रियलिटी व्यूअर को, ठीक है, व्यूअर को एक ऐसे मोमेंट में और एक ऐसी जगह पर ले जाता है, ऐसे मोमेंट और ऐसी जगह पर आपको ले जाता है जहां पर यूजिंग कैसे? विजुअल और साउंड टेक्नोलॉजी को यूज करके, विजुअल मतलब देखने वाली और साउंड टेक्नोलॉजी को यूज करके एक ऐसे मोमेंट और ऐसे प्लेस पर ले जाता है जहां पर हमारा माइंड बिलीव करने लगता है, हमारा ब्रेन बिलीव करने लगता है कि हम कुछ और जगह पर ही पहुंच गए हैं। ठीक है, इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ ए वर्ल्ड दैट डज नॉट एग्जिस्ट, एक ऐसे वो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है जो रियल में यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप ये इमेज देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये बॉय क्या है, ये हेडसेट को जो इसने पहना है उसके थ्रू वो क्या है, यहाँ पर एक अलग ही दुनिया में चला गया, एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला गया, राइट। आपने बहुत सारे ऐसे गेम्स भी खेले होंगे मॉल्स में जहाँ पर क्या होता है, एक हैंडसेट लगा दिया है, हेडसेट लगा दिया है और आप ना बिल्कुल ऐसे फील कर रहे हो आप स्नो में चले गए हो, बहुत सारे कांटे आपके ऊपर आ रहे, राइट। these all are the examples of virtual reality, right? चलिए, वर्चुअल रियलिटी इज अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट्स अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिमुलेटेड मतलब मिलता जुलता सा कुछ एक ऐसा अलग एनवायरनमेंट हमारे लिए बना देती है, अलाउइंग यूजर्स टू फील लाइक दे आर इन अ डिफरेंट प्लेस और वर्ल्ड, और उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम कोई दूसरी जगह पर ही पहुंच गए हैं।
ठीक है। इट डज दिस बाय यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट दैट कवर्स योर आईज एंड समथिंग योर ईयर्स कॉल्ड वर्चुअल VR हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। अब ये होता किसके थ्रू है? साउंड एंड विजुअल टेक्नोलॉजी, जिसमें एक ऐसा एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हमारे आईज पे कवर कर दिया जाता है। जैसे लास्ट इमेज में ये बॉय के ऊपर है, कभी कभी उसमें हमारे ईयर भी बंद होते हैं जिससे कि हमें बहुत अच्छे से साउंड भी समझ में आए, ठीक है, सुनाई दे, तो उसको हम और कुछ नहीं कहते हैं, वो क्या होता है? हमारा वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। जो इक्विपमेंट का नेम है दैट इज वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे, वर्चुअल रियलिटी क्रिएट्स अ बिलीवेबल इंटरैक्टिव 3D एनवायरनमेंट। वर्चुअल रियलिटी क्या करता है? एक बिलीवेबल, मतलब हमें ऐसा लगता है कि सचमुच वो रियल में ही है, और एक ऐसा 3D एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है दैट यू कैन एक्सप्लोर एंड इंटरैक्ट विद, मेकिंग यू फील लाइक यू आर रियली देयर, ठीक है, जिसको हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ऐसा 3D एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ खड़ी हूँ मुझे तो ही, मैं अगर वॉक कर रही हूँ तो वहाँ पे भी जगह चेंज हो रही है, मैं ऐसे मूव हो रही हूँ तो ऐसे भी चेंज हो रही है, तो पूरा एक 3D एनवायरनमेंट हमारा बन जाता है जिसमें हम इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और हमें ऐसा लगता है हम सच में वहाँ पर पहुँच गए हैं। आप इस एग्जाम्पल्स से देखिए, ये इमेज को आप देखिए, ये जो गर्ल है उसने हेडसेट पहना हुआ है, उसके हाथ में गन है, तो उसको रियल में जब वो यूज कर रही होगी तो ऐसा लग रहा हो रियल में वो गन चला रही है, बट एक्चुअल में तो ऐसा है ही नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट, ऑगमेंटेड रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी के बाद आता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी इज मेड अप ऑफ द वर्ड ऑगमेंट, ठीक है। वर्चुअल ये ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है? ऑगमेंट वर्ड लगा हुआ है, ये इससे ऑगमेंट वर्ड से बना है, विच मीन्स टू मेक समथिंग ग्रेट बाय एडिंग समथिंग टू इट। और ऑगमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? कि किसी में कुछ ऐड करके ग्रेट बना देना, कि एक कोई चीज है उसमें हमने कुछ और ऐड कर दिया तो वो और अच्छी बन गई, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं? हमको सिर्फ चलना सिखाते हैं, राइट, बट धीरे धीरे करके हम दौड़ना भी सीख जाते हैं, राइट। हमारे भाई बहन ने और चीज ऐड कर दी, हमें दौड़ना सिखा दिया बहुत जोर से, बहुत तेजी से, राइट। तो क्या हुआ? ये और चीज अच्छी हो गई कि हमें भागना भी दौड़ना भी आ गया, राइट। तो ऑगमेंट वर्ड का मतलब यही है कि किसी एक चीज में कुछ और ऐड करके और अच्छा बना देना, राइट। तो अब पढ़ते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। सो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ मेथड बाय विच वी कैन ऑल्टर आवर रियल वर्ल्ड बाय एडिंग सम डिजिटल एलिमेंट्स टू इट। अब ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है कि जो हमारा रियल वर्ल्ड है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं क्या? कुछ अपना डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है, रियल वर्ल्ड में कुछ हम डिजिटल अपना ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारा एक्सपीरियंस कुछ अलग हो जाता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस हमको मिलता है, एंड दिस इज द ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी इज अ मेथड, एक ऐसा मेथड है इन विच वी कैन ऑल्टर अवर रियल वर्ल्ड, इन विच वी कैन ऐड समथिंग इनटू अवर रियल वर्ल्ड बाय एडिंग सम डिजिटल एलिमेंट्स टू इट। वी ऐड द डिजिटल एलिमेंट्स इन अवर रियल वर्ल्ड, हम अपने रियल वर्ल्ड में कुछ डिजिटल एलिमेंट्स ऐड करते हैं। देखिए अब ये इमेज से आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये हमारे पास क्या है? ये हमारा रियल वर्ल्ड है, ये सोफा है, मतलब आई मीन ये ब्लैंक रूम है, ठीक है, बट टैबलेट के थ्रू, इसमें हम एप्स के थ्रू क्या कर पा रहे हैं? हम उसमें वर्चुअली ये देख पा रहे हैं कि ऐसे अगर सोफा रखा हो तो वो कैसा लगेगा, राइट। इसमें सोफा हो तो वो कैसे लगेगा, राइट। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप लोग यूज करते हैं, दैट इज स्नैपचैट, ठीक है। जो आप ऐप यूज करते हैं स्नैपचैट, उसमें क्या है? रियल वर्ल्ड में जब आप ओपन करते हैं तो कोई फिल्टर ऐसा होता है जिसमें क्या होता है? आपने ऑर्नामेंट्स पहन लिए, राइट, बट रियल में आपने ऐसे नहीं पहने होते, राइट। तो क्या रियल वर्ल्ड में हम लोग हैं उसमें कुछ डिजिटल कंटेंट ऐड कर दिया और बन गया हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। दिस इज डन बाय सुपर इम्पोजिंग ए डिजिटल इमेज ऑन द पर्सन्स करेंट व्यू, दस इट एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ द रियलिटी, ठीक है। ये क्या है? रियल में किसी का सुपर इम्पोजिंग, इसमें क्या हो जाता है? डिजिटल एक इमेज लगा दी पर्सन पे, राइट, तो जिससे क्या होता है? हमारा और रियलिटी का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन AR एंड VR। अब वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में डिफरेंस। तो वर्चुअल रियलिटी क्रिएट्स अ फुल्ली इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी हमें क्या? एक ऐसा फुल्ली इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट देता है, ऐसा एक्सपीरियंस दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड जैसा ही लगता है, मतलब हम एक ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं, बिल्कुल रियल जो लगता है। ऑगमेंटेड रियलिटी ओवरलेज द डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू द रियल वर्ल्ड। ऑगमेंटेड में क्या? रियल वर्ल्ड में डिजिटल या फिर वी कैन से द वर्चुअल कंटेंट ऐड हो जाता है। नेक्स्ट,
वर्चुअल रियलिटी जनरली रिक्वायर्स ए हेडसेट और सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस टू इमर्स द यूजर इनटू अ डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी को क्या चाहिए होता है, एक हेडसेट और इसी टाइप का कुछ सिमिलर डिवाइस चाहिए होता है ताकि हम इसको एक्सपीरियंस कर पाए। ऑगमेंटेड रियलिटी इट कैन अकम्प्लिश थ्रू स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और विद द हेल्प ऑफ AR एप्स। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करने के लिए स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स यूज कर सकते हैं। द यूजर इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड वाइल इन VR में जब कोई इंसान होता है VR को यूज कर रहा होता है तो वो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, उसको रियल वर्ल्ड का कुछ भी एहसास नहीं होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी द यूजर इज अवेयर ऑफ द रियल वर्ल्ड वाइल एक्सपीरियंसिंग ऑगमेंटेड रियलिटी। अब जब कोई पर्सन AR ऑगमेंटेड रियलिटी यूज कर रहा है तो उसको पता होता है कि वो रियल वर्ल्ड में ही है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में रह के वो यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। वर्चुअल रियलिटी में हमें पावरफुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं ताकि हमें रियलिस्टिक एक्सपीरियंस लगे। ऑगमेंटेड रियलिटी इट रिक्वायर्स रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी फॉर द क्रिएशन। ऑगमेंटेड रियलिटी में हमें बहुत सिंपल से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है प्लेस्टेशन वर्चुअल रियलिटी, सैमसंग गियर VR एंड HTC Vive। इसके एग्जाम्पल है पोकेमॉन गो जो एक गेम है बहुत फेमस है, गूगल मैप्स AR एंड IKEA ऐप। ठीक है, नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी इट इज अ इल्यूजन। वर्चुअल रियलिटी एक भ्रम है, इल्यूजन मतलब है नहीं बट फिर भी हमको लग रहा है तो ये भ्रम है। वाइल ऑगमेंटेड रियलिटी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इल्यूजन एंड रियल वर्ल्ड। वाइल ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या है, भ्रम भी है, इल्यूजन भी है और रियलिटी भी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा AI का पार्ट एक आ जाता है, दैट इज रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स क्या होता है हम वो जानेंगे। सो रोबोटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस दैट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। अब रोबोटिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ये तीनों इंजीनियरिंग साइंस को क्या है मिक्स करके एक में हमारी ब्रांच बनी है। दिस ब्रांच डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड यूज टू कंट्रोल रोबोट, सेंसरी फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये ऐसी ब्रांच है जो किससे डील करती है कि डिजाइन, कि कोई भी हम मशीन या रोबोट बना रहे हैं उसकी डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, यूज टू कंट्रोल कि उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका सेंसरी फीडबैक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए ये ब्रांच ये इसमें डील करती है। राइट, अब देखिए ये आप इमेज देखिए, ये एक डॉग रोबोट है। राइट, ये आपको दिख रहा होगा। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम कैसे हम मान लें कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इसका मिक्सचर है। राइट, तो देखिए अब ये जब डॉग बनाया गया होगा तो इसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया होगा। राइट, तो ये क्या हो गया मैकेनिकल, जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो मैकेनिकली बनाया। राइट, अब ये आपस में इसके जो कंपोनेंट्स है आपस में इसको लिंक्ड किए गए होंगे, कैसे, वायर्स के थ्रू। ठीक है, कुछ सेंसर्स के थ्रू आपस में, क्योंकि हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी में सब कुछ कनेक्टेड रहता है ऐसी मशीन में भी रहता है। राइट, तो वो किसके थ्रू किया, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉनिक से नहीं जुड़ी हुई है बट ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रॉनिक से ही होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इसमें कंप्यूटर साइंस कैसे आया, तो ये ऐसे आया कि सपोज ये व्हील्स के लिए मैंने इसमें मोटर लगा दी, तो अगर मैं पावर सप्लाई दूंगी तो क्या है वो मोटर चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, बट मैं चाहती हूँ ये मेरा डॉग रोबोट तभी चले जब मैं इसको फॉरवर्ड स्टेप करूं, मैं जब उसको बोलूं तभी चले, जब मैं चाहूं तब। तो जब हम उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, इन जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसमें अपलोड करते हैं। राइट, जो इसका सर्किट बोर्ड होता है उसमें अपलोड करते हैं जिससे हमारे अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। Next, these robots are designed to be used for any purpose, but these are using in sensitive environments like bomb detection, activation of various bombs. अब robots को हम किसी भी purpose में use कर सकते हैं, but हम इनको sensitive environments like bomb deactivation उसमें ज़्यादातर use करते हैं। Robotics is that branch of engineering that deals with conception, design, operation and manufacturing of robots, which assist humans. ठीक है, robotics एक ऐसी branch है जो किससे engineering की जो किससे deal करती है, कंसेप्शन, डिजाइन और ऑपरेशन किसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो जो रोबोट्स बनाने के लिए, ऐसे मशीन्स और ऐसे रोबोट्स बनाने के लिए डील करती है विच असिस्ट ह्यूमंस, जो ह्यूमन की हेल्प करे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, सोफिया इज अ फर्स्ट ह्यूमनॉइड। ह्यूमन जैसी एक रोबोट बनाई गई थी, ये जो आपको इमेज दिख रही है वो फर्स्ट ह्यूमनॉइड हमारी कौन सी थी, सोफिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, किसके, रोबोटिक्स के।
Increased efficiency. Robots can work 24/7 without getting tired, leading to increased productivity and efficiency. ठीक है, अब क्या है, ये जो हमारे रोबोट्स होते हैं वो 24/7 बिना थके बिना बोर हुए वर्क कर सकते हैं, सो जिससे हमारी एफिशिएंसी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती है. इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी. रोबोट्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क विद हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, रिड्यूसिंग एरर्स एंड इंप्रूविंग क्वालिटी. अब क्योंकि रोबोट्स मशीन है, राइट, तो डेफिनेट सी बात है बहुत एक्यूरेट होंगे, कोई भी एरर नहीं करते, तो इस वजह से इंप्रूव्ड एक्यूरेसी हमारी बढ़ती है. नेक्स्ट, इंक्रीज सेफ्टी. रोबोट्स कैन परफॉर्म टास्क दैट आर डेंजरस फॉर ह्यूमंस, इंप्रूविंग ओवरऑल सेफ्टी इन द वर्क प्लेस. ठीक है, अब रोबोट्स हमारे लिए ऐसे काम भी कर सकते हैं, ऐसी जगह भी जा सकते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए डेंजरस हो, राइट, तो इससे ओवरऑल जो वर्क स्पेस का जो सेफ्टी है वो हमेशा बनी रहती है. नेक्स्ट, रिड्यूस लेबर कॉस्ट. द यूज ऑफ रोबोट्स कैन लीड टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट एज रोबोट्स कैन परफॉर्म टास्क मोर चीपली देन ह्यूमन वर्कर्स. ठीक है, ये क्या है, इससे लेबर कॉस्ट भी थोड़ा कम होती है कि अगर एज अ बिजनेसमैन आप सोचो तो बहुत सारे लोगों को जो आप काम कराओगे ह्यूमन लेबर को, तो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा रुपये मांगेगी, बट लेकिन रोबोट्स का ऐसा नहीं है. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट, कि इसको बनाते टाइम बहुत, जब हम रोबोट्स या मशीन्स बनाते हैं तो उनको जब डेवलप कर रहे होते हैं तब उसमें बहुत इनिशियल बनाने में कॉस्ट जाती है, राइट, सो इनिशियल कॉस्ट इज हाई. जॉब लॉसेज. अब क्या है, इसकी वजह से जैसे रोबोट्स आ रहे हैं इसकी वजह से जॉब लॉस हो रहा है. ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमंस की जगह पर रोबोट्स वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की जॉब भी चली जाती हैं. ठीक है, तो जॉब लॉस है तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए इफेक्टिव है, जो बहुत बैडली अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन को. देखिए, नेक्स्ट है लिमिटेड कैपेबिलिटीज. कुछ ही कैपेबिलिटीज है, रोबोट्स आर स्टिल लिमिटेड इन देयर कैपेबिलिटीज. इतना डेवलप हो गया बट स्टिल वहाँ पर उनके पास कहीं ना कहीं कुछ कमी है कंपेयर टू ह्यूमन वर्कर्स, ह्यूमंस के कंपैरिजन में, एंड मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग डेक्स्टरिटी एंड क्रिएटिविटी. मतलब ऐसे टास्क जिसमें क्रिएटिविटी की जरूरत हो, ठीक है, आपको कुछ एडिशनल ऐड करना हो, उसको कुछ सीखना हो, तो उसमें ह्यूमंस ही काम आते हैं और रोबोट्स वहाँ पर लैक कर जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटेनेंस कॉस्ट. रोबोट्स रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस एंड रिपेयर विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. कि अब जो ह्यूमन रोबोट्स हैं या फिर कोई और भी रोबोट्स हैं उनको रेगुलर, क्योंकि वो मशीन है, उनको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए और रिपेयर चाहिए, सो विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. आई होप आपको क्लियर होगा. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज बिग डेटा. बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट. अब बिग डेटा में क्या होता है? बहुत ही बड़ा और लार्ज डेटा सेट होता है दैट कैन नॉट बी इजीली मैनेज. मतलब ऐसा डेटा सेट, इतना बड़ा डेटा सेट जिसको हम इजीली मैनेज नहीं कर सकते या एनालाइज नहीं कर सकते विद ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स, पर्टिकुलरली स्प्रेडशीट. जो इसको हम पुराने जो हमारे ट्रेडिशनल मैथड्स हैं लाइक स्प्रेडशीट, उनके थ्रू हम क्या नहीं कर सकते, ना उनको हैंडल कर सकते, ना मैनेज कर सकते, ना एनालाइज कर सकते. तो उतने बड़े डेटा को हम क्या कहते हैं? बिग डेटा. ठीक है, बिग डेटा इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक एन इन्वेंट्री डेटाबेस और लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सच एज सोशल पोस्ट और वीडियोस और मिक्स डेटा सेट. अब बिग डेटा में क्या होता है? डिफरेंट टाइप का डेटा होता है. स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा. अब बिग डेटा के जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आए तो आपको हमेशा 5 V's याद रखनी है. 5 V. ठीक है, वो क्या है? यहाँ पर देखिए, बिग डेटा की 5 V है: वॉल्यूम, वेराइटी, वैल्यू, वेलोसिटी एंड वेरासिटी. ठीक है, ये आपको याद रखनी है. चलिए पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है? वॉल्यूम. सो द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा इज एनॉर्मस साइज. कि बिग डेटा का मेन ही ये प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका बहुत लार्ज, बहुत बड़ा साइज. ठीक है, इफ ए पर्टिकुलर डेटा सेट ऑफ सच लार्ज साइज दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस इट विद ट्रेडिशनल DBMS टूल, इट कैन बी टर्म्ड एज बिग डेटा. ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि ऐसा मेरा एक पर्टिकुलर डेटा सेट जिसको हमें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको प्रोसेस करना मुश्किल हो रहा है उसके इतने बड़े साइज की वजह से, तो वो और कुछ नहीं है, इट इज बिग डेटा. ठीक है, नेक्स्ट इज वेलोसिटी, जिसको हम गति बोलते हैं, स्पीड हम कह सकते हैं, राइट. इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच द डेटा अंडर कंसिडरेशन आर बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर. ठीक है, वेलोसिटी क्या है? सिंपल एक ऐसी रेट, ठीक है, उस गति से, मतलब वी कैन से कि ऐसी रेट जिसपे हमारा जो डेटा है वो जनरेट, मतलब जो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. बिग डेटा हैज एन एक्सपोनेंशियल
हायर रेट ऑफ जनरेशन दैन द ट्रेडिशनल डेटा सेट। जो पुरानी डेटा सेट है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बिग डेटा का जो डेटा है, डेटा सेट है, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जा रहा है, मतलब रेगुलर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है, जो वेलोसिटी है बिग डेटा के डेटा सेट्स की, वो इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेराइटी। Variety, it asserts that the data set has varied data such as structured, semi-structured and unstructured। अब क्या होता है, इसमें वेराइटी होती है डेटा की, बिग डेटा में स्ट्रक्चर्ड भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, हर तरीके का डेटा होता है। वेरासिटी, अब वेरासिटी क्या होता है, बिग डेटा कैन बी समटाइम्स इनकंसिस्टेंट, बाइज्ड, नॉइजी एंड देयर कैन बी एबनॉर्मेलिटी इन द डेटा और इश्यूज विद द डेटा कलेक्शन मैथड। अब देखिए, इतना बड़ा डेटा है, अब जरूरी नहीं है सारा डेटा अच्छा ही हो, कुछ हमारा डेटा क्या होता है, नॉइजी भी होता है, अनयूजफुल भी होता है, बेकार भी होता है, इनकंसिस्टेंट भी होता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं वेरासिटी। एंड वेरासिटी रेफर्स टू द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द डेटा। वेरासिटी से क्या मतलब है, ट्रस्ट वर्दीनेस, कि हम उस डेटा पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब वो डेटा हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल या अच्छा माना जाएगा। ठीक है, बिकॉज प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट ऑफ डेटा गिव रॉन्ग रिजल्ट, क्योंकि अगर हम रॉन्ग डेटा को प्रोसेस करेंगे तो डेफिनेट सी बात है वो हमें रॉन्ग ही डिसीजन देगा, रॉन्ग ही रिजल्ट देगा। Next, value. Big data is not only just a big pile of data but also possess to have a hidden patterns and useful knowledge which can be of high business value। अब क्या होता है, इसमें वैल्यूएबल भी है। ठीक है, अब इतना बड़ा डेटा है, उसमें कुछ हमारे हिडन पैटर्न्स होते हैं, हिडन रिलेशनशिप्स होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके वो कुछ हमारा जो ऐसा हिडन भी होता है जो बहुत ज्यादा हमारा यूजफुल हो और नॉलेजफुल हो। ठीक है, तो उसकी विच कैन बी ऑफ हाई बिजनेस वैल्यू, जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है। बट एज देयर इज अ cost of investment of resources in processing big data, we should make a preliminary inquiry to see that the potential of the big data in terms of value discovery or else our efforts could be in vain। ठीक है, बट लेकिन इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उससे एक वैल्यूएबल यूजफुल डेटा निकालने के लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कि हम और चेक करना पड़ता है कि हमारा जो, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ती है कि इतने बड़े डेटा में से क्या क्या यूजफुल हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमारे सारे एफर्ट्स वुड बी इन वेन। मतलब सारे एफर्ट्स नहीं तो खराब ही हैं, कि पता ही नहीं है कि इसमें से क्या क्या यूजफुल निकल सकता है, क्या नहीं। तो ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा के अंदर ही आता है, बिग डेटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया क्या, हमारा डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच दैट ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू वैल्यूएबल इनसाइट। ये क्या है, एक हमारा ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ऐसी सिस्टमैटिक अप्रोच जो क्या करता है, रॉ डेटा जो हमारा कच्चा डेटा है, ठीक है, रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इनसाइट में, मतलब जरूरी चीजों में ये हमें देता है, उस यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालता है। और वी कैन से मतलब जो हमारा रॉ डेटा है, अनटच्ड डेटा है, उसमें से मीनिंगफुल जो जरूरत की चीजें हैं उसकी इनसाइट हमें देता है। ठीक है, डेटा को सिंपल एनालाइज करना, ठीक है, कि उससे क्या यूजफुल है, क्या यूजफुल नहीं है, लाइक दिस। ठीक है, द प्रोसेस एनकम्पासेस ए सूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स दैट फैसिलिटेट डेटा कलेक्शन, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग, अल्टीमेटली यील्डिंग एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। अब इसमें जो डेटा एनालिटिक्स में, डेटा प्रोसेसिंग और वी कैन से डेटा एनालाइजिंग में एक क्या है, बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज लगती हैं, जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है डेटा कलेक्शन, देन डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग। ठीक है, इसके बाद ही हमको ये रिजल्ट मिलता है। आई होप इट इज क्लियर। This information serves as a robust support system for decision making. Data analysis plays a pivot role in business growth and performance optimization। ठीक है, डेटा एनालिसिस हमें डिसीजन मेकिंग में, कि इसके थ्रू मतलब हमें फॉर एग्जांपल एक हमें स्कूल का एक डेटा मिला, राइट। अब उसमें से हमने क्या किया, हमने गर्ल्स का डेटा निकाला, बॉयज का, तो हमें पता लगा कि बॉयज टॉपर ज्यादा हैं, गर्ल्स टॉपर थोड़े से कम है, तो एक हमें मीनिंगफुल इंसाइट मिल गया, राइट। सो ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में, एक अच्छे डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है। ठीक है, डेटा एनालिसिस एक पाइवट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसी बिजनेस ग्रोथ में, इसीलिए जो बहुत सारी कंपनीज है डेटा एनालिस्ट को हायर भी करती हैं। नेक्स्ट है, इट एड्स इन इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, bolstering risk management strategies and enriching customer experiences। ठीक है, ये क्या करता है, इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को कम कर देता है और कस्टमर एक्सपीरियंस को ये बढ़ा देता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज IoT। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा।
राइट तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, बहुत ही इजी वर्ड्स में, सो द IoT मीन्स IoT इज अ टेक्नोलॉजी विच कनेक्ट्स द फिजिकल डिवाइसेस टू द इंटरनेट। मतलब जो भी हमारे फिजिकल डिवाइस हैं, फॉर एग्जांपल है बल्ब है, मेरी वॉच है, या कुछ भी हमारा फिजिकल डिवाइस है, हमारा टीवी है, हमारा होम है, उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, राइट, तो वो बन जाता है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस सच एज अप्लायंसेज एंड व्हीकल्स दैट इज एम्बेडेड विद सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी विच इनेबल्स दीज ऑब्जेक्ट्स टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि इंटरकनेक्टेडनेस, जो हमारे फिजिकल अप्लायंसेज है, फिजिकल डिवाइसेज है, जैसे कोई अप्लायंस हो गया, कोई व्हीकल हो गया, उसको हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, इंटरकनेक्ट कर दें। किससे कनेक्ट कर दें? सॉफ्टवेयर से, सेंसर से और कनेक्टिविटी से। इस तरीके से कनेक्ट कर दें कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, कनेक्ट एंड एक्सचेंज, डेटा से कनेक्ट कर पाए और डेटा को एक्सचेंज कर पाए, वही है हमारी IoT। सिंपल शब्दों में, कोई भी फिजिकल डिवाइस है, अप्लायंस है, कोई फिजिकल व्हीकल है, उसको हम नेट से कनेक्ट कर पाए और इजीली हम कंट्रोल कर पाए और डेटा एक्सचेंज कर पाए उससे, तो वो हो जाता है हमारा IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल है ये कुछ IoT के, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट AC, सिक्योरिटी कैमरास, ठीक है, जिनको हम अपने ऐप्स के थ्रू, मतलब फोन के थ्रू इंटरनेट से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब मेन पार्ट ऑफ IoT के मेन पार्ट्स क्या है? तो फर्स्ट है सेंसर्स और डिवाइस। ठीक है, कोई भी अगर हमारा IoT के थ्रू स्मार्ट चीज बन रही है तो उसमें हमारा सेंसर जरूर लगा होता है, राइट, जिसके थ्रू वो सेंस कर पाता है, कलेक्ट डेटा कलेक्ट कर पाता है, लाइक टेम्परेचर, मोशन एंड लाइट के जो रियल टाइम डेटा है, जैसे कि मोशन कुछ आगे कर रहा है, टेम्परेचर, लाइट, वो कर पाता है, ठीक है, सेंस कर पाता है। कनेक्टिविटी, डिवाइसेस कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क एटसेट्रा। ठीक है, अभी कनेक्टिविटी, डिवाइस कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, किसके थ्रू? वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क, इसके थ्रू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग कैसे? वंस कनेक्टेड द डिवाइस प्रोसेसेस द डेटा, समटाइम यूजेस AI। ठीक है, जैसे एक बार डिवाइस कनेक्ट हो गया तो वो डेटा को प्रोसेस करने लगता है कि कैसे क्या चल रहा है। नेक्स्ट एक्शन, बेस्ड ऑन द डेटा डिवाइसेस टेक एक्शन। अब डेटा जो प्रोसेस होके आया उसके पास, ठीक है, जो IoT सिस्टम के पास डेटा जैसे ही प्रोसेस होके आया उसके बेसिस पे वो एक्शन लेता है, जैसे कि सेंडिंग अलर्ट्स, अलर्ट क्या भेजने हैं, टर्निंग ऑन द लाइट एक्सेट्रा। ठीक है, इस टाइप के एक्शंस लेता है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है IoT के? फर्स्ट है सेव टाइम एंड एफर्ट। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करके हम टाइम्स और एफर्ट्स अपने यूज कर सकते हैं। समटाइम इट मेक्स अस लेजी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर सो रहे हैं, हमें लाइट ऑफ करनी है, हमें उठने की नीड नहीं है, हम फोन से अपने कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लाइट को हम बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से टाइम और एफर्ट्स हमारे ये बचा लेता है। मेक्स लाइफ मोर कंफर्टेबल, हमें आलसी बना रहा है, ठीक है, कंफर्टेबल करके हमारी लाइफ को। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ये हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है कि किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करने की एफिशिएंसी, जो उसकी क्षमता है जिससे वो काम कर सकता है, वो बढ़ा देता है। हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, और ये डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हमारी हेल्प करता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेब ऑफ थिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WOT दैट इज वेब ऑफ थिंग्स। तो जानेंगे वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है। सो WOT इज अबाउट कनेक्टिंग स्मार्ट डिवाइसेस फ्रॉम IoT डायरेक्टली टू द वेब यूजिंग स्टैंडर्ड वेब टेक्नोलॉजीज लाइक HTTP, HTML, APIs एटसेट्रा। अब WOT वेब, तो वेब क्या है? तो वेब सिंपली क्या है? कनेक्टिंग स्मार्ट डिवाइसेस, जो हमारे IoT डिवाइसेस हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो हमने डिवाइसेस बनाए थे, जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से स्मार्ट डिवाइसेस बनाए थे, उनको हम डायरेक्टली वेब से कनेक्ट कर दें यूजिंग वेब टेक्नोलॉजीज लाइक HTTP, HTML, APIs इज वेब ऑफ थिंग्स। ठीक है, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो वेब ऑफ थिंग्स क्या है कि जो हमारे IoT डिवाइसेस हैं उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर देना, किससे? वेब से, ठीक है, बाय यूजिंग वेब टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इट मेक्स IoT डिवाइसेस ईजियर टू कम्युनिकेट विथ थ्रू द वेब, जस्ट लाइक वेबसाइट। ये क्या करता है? बहुत ईजी बना देता है। क्या ईजी बना देता है? IoT डिवाइस ईजियर टू कम्युनिकेट। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो IoT डिवाइस को वेब से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो अब हम IoT डिवाइस से बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये वेब से कनेक्ट हो गए हैं, राइट। बस वेब ब्राउजर से अपना, जैसे हम वेबसाइट को यूज करते हैं, इसी तरीके से कोई भी हम IoT डिवाइस इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वी कैन से दैट IoT इज वी कैन से WOT इज अ वन स्टेप अहेड ऑफ IoT का एक और स्टेप आगे बढ़ जाए तो हमारा क्या बन जाता है? WOT। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेब ऑफ थिंग्स
allows use of web services to connect anything in the physical world। ठीक है, वेब ऑफ थिंग्स से क्या होता है, कोई भी हम फिजिकल डिवाइस को, कोई भी हमारा फिजिकल डिवाइस है उसको हम किससे, वेब से, हमारे इंटरनेट से, और वी कैन से वेब से, ब्राउजर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटीज ऑन वेब। ठीक है, बस एक्सेप्ट ह्यूमन आइडेंटिटीज, हम बस ह्यूमन आइडेंटिटीज को वेब से नहीं कनेक्ट कर सकते, बाकी कोई भी फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ह्यूमन आइडेंटिटीज को क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न्स। ठीक है, इट विल पेव वे फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ऑफिसेज, स्मार्ट सिटीज एंड सो ऑन। ठीक है, WOT की वजह से क्या है, पेव वे, ये क्या दे देता है, एक रास्ता दे देता है। WOT एक रास्ता दे देता है किसके लिए, क्रिएटिंग स्मार्ट होम सिस्टम, स्मार्ट ऑफिसेज, स्मार्ट सिटीज को बनाने के लिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए, हाउ WOT इज यूजफुल। अब WOT वेब ऑफ थिंग्स कैसे यूजफुल है, डिवाइसेस बिकम ईजियर टू एक्सेस थ्रू ब्राउजर्स। अब जो भी डिवाइसेस हमने IoT जो डिवाइसेस थे उनको वेब से कनेक्ट कर दिया, अब वेब से कनेक्ट कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बन जाता है कि हम किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकें। सो डिवाइसेस बिकम ईजियर टू एक्सेस, किसी भी डिवाइस को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू ब्राउजर। डिफरेंट डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स कैन वर्क टुगेदर बेटर। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंट डिवाइस, डिफरेंट टाइप के डिवाइस हैं और डिफरेंट ब्रांड्स हैं, अब एक साथ काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट होकर काम कर रहे हैं, तो जिससे क्या है, बहुत अच्छे से दे कैन वर्क टुगेदर, अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डेवलपर्स कैन यूज सिंपल वेब टूल्स लाइक जावास्क्रिप्ट, HTTP इंस्टेड ऑफ लर्निंग न्यू प्रोटोकॉल्स। अब डेवलपर्स के लिए भी बहुत ईजी है कि जो उनके सिंपल वेब टूल्स हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट या HTTP, अब वो उनसे ही क्या कर सकते हैं, उनसे ही यूज करके इसको WOT या कोई भी डिवाइसेस को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ लर्निंग न्यू प्रोटोकॉल्स। अब उन्हें न्यू प्रोटोकॉल्स, न्यू गाइडलाइंस, न्यू रूल्स को समझने की, सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट, अगर डेवलपर्स अपने ट्रेडिशनल मेथड, पुराने मेथड से ही क्या कर सकते हैं, WOT को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर सेंसर्स इन IoT। अब IoT में मैंने बताया था क्या करते हैं, हम फिजिकल डिवाइसेस को नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, बट उसमें सेंसर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो उसमें सेंसर्स का क्या रोल है। ठीक है, कोई भी स्मार्ट डिवाइस में, और ये ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्मार्ट डिवाइस में सेंसर का क्या रोल है। सो सेंसर्स आर स्मॉल डिवाइसेस दैट डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरमेंट लाइक टेम्परेचर, मोशन, लाइट एक्सेट्रा। सेंसर क्या होते हैं, स्मॉल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे से, ये भी आपको जो इस इमेज में आपको भले इतने बड़े दिख रहे हो पर वो होते एकदम छोटे से ही हैं। ठीक है, तो सेंसर क्या है, एकदम छोटे से डिवाइसेस होते हैं जो सेंस करते हैं और वी कैन से डिटेक्ट करते हैं क्या, जो हमारे रन टाइम एनवायरनमेंट, जो रियल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हो, जैसे कि टेम्परेचर हो रहा हो, लाइट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लाइट आ रही है, मोशन हो रहा है, राइट, टेम्परेचर है, राइट, या फिर ह्यूमिडिटी है, तो उसको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। सेंसर का यही काम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया स्मार्ट बल्ब। स्मार्ट बल्ब में क्या होता है, या फिर हम वीकेंड से कि हम होटल्स में जाते हैं, राइट, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाती है, AC ऑन हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, सेंसर फिट होता है, राइट। तो अब अगर वहां पर सेंसर नहीं होगा तो वो स्मार्ट होम ही नहीं होगा, और वीकेंड से स्मार्ट रूम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज वो सेंस नहीं कर पाएगा। अब वहां पर सेंसर है, तो सेंसर में जैसे ही हमने डोर ओपन किया, कोई अगर अंदर गया तो सेंसर को तुरंत फील हो जाता है कि अच्छा कोई आ गया, और वो क्या हो जाता है, वो लाइट फैन ऑन कर देता है। ठीक है, सिमिलरली सेंसर का काम क्या है, जो रियल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको डिटेक्ट करना। दे आर लाइक द आईज, ईयर्स एंड स्किन ऑफ एन IoT सिस्टम। सेंसर्स किस तरीके से, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हम अपने आईज से, ईयर्स से सुन के, देख के सेंस करते हैं, स्किन से टच करके सेंस करते हैं, राइट, बट लेकिन IoT सिस्टम वो तो मशीन है, अब उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है, तो उनके लिए सेंसर्स इसका काम करते हैं, राइट। तो सेंसर आर लाइक द आईज, ईयर्स एंड स्किन ऑफ द IoT सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे देखें। सेंसर्स कलेक्ट रियल वर्ल्ड डेटा। सेंसर रियल वर्ल्ड डेटा, जैसे टेम्परेचर हो गया, जो अभी करंट एनवायरनमेंट में चल रहा है, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं। विदाउट सेंसर्स IoT डिवाइसेस वुड नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम। अब सेंसर्स के बिना IoT डिवाइसेस को पता ही नहीं लगेगा कि उनके आसपास क्या हो रहा है।
ठीक है। सेंसर्स अलाउ डिवाइसेस टू मेक स्मार्ट डिसीजंस बेस्ड ऑन रियल इंफॉर्मेशन। सेंसर्स को डेटा मिलता है क्या, रियल एनवायरनमेंट का, रन टाइम एनवायरनमेंट का, तो सेंसर्स उसकी हेल्प से बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। अलाउ डिसीजन टू मेक स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं बेस्ड ऑन रियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जो उनको रियल डेटा मिल रहा है एनवायरनमेंट में उससे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटीज़। अब स्मार्ट सिटीज़ क्या होता है, राइट। अब हम कुछ सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, अब वो बोलते हैं हमारी सिटी स्मार्ट नहीं है, राइट, और कुछ लोग दूसरी सिटीज़ में रहते हैं, वो बोलते हैं अरे वो सिटी ज़्यादा स्मार्ट है। तो डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल सिटी में और एक स्मार्ट सिटी में, राइट। तो डिफरेंस है फैसिलिटीज़ का, डिफरेंस है टेक्नोलॉजीज़ का, राइट, कि वहाँ पर कितना विकास हो चुका है, वहाँ पर कितना डेवलपमेंट हो चुका है, राइट। और यहाँ पे क्या है, मतलब एक नॉर्मल सिटी और एक स्मार्ट सिटी में डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का और डेवलपमेंट का, कि वहाँ पर ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पर लोगों की लाइफ ज़्यादा लग्जरी है, ठीक है, और यहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं है, लोग क्या है परेशान हैं, राइट। तो बस यही है स्मार्ट सिटी और नॉर्मल सिटी। तो अब डीपली पढ़ते हैं स्मार्ट सिटी होता क्या है। A smart city is an area where technology and data collection help improve quality of life, as well as sustainability and efficiency of city operations. ठीक है, एक स्मार्ट सिटी एक ऐसा एरिया है, स्मार्ट सिटी एक ऐसी सिटी है या ऐसा एरिया है या ऐसी जगह है जहाँ पर टेक्नोलॉजी और डेटा कलेक्शन, ठीक है, जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, जो भी डेटा कलेक्शन हो रहा है और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, ठीक है। इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से और डेटा कनेक्शन की वजह से हेल्प होती है किसमें, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में, ठीक है, लोगों की लाइफ को और लग्जरी और अच्छा और बेहतर बनाने में, लोगों को और ज़्यादा स्मार्ट और ईजिली वर्क करने में जो हेल्प करती है टेक्नोलॉजी, वो जिस एरिया में जो करती है वही होती है हमारी स्मार्ट सिटी, ठीक है। अब स्मार्ट सिटी से जो टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाती है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाती है और एफिशिएंसी ऑफ सिटी ऑपरेशंस, कि सिटी में जो जो काम हो रहे हैं उनकी एफिशिएंसी और बढ़ाती है, राइट। कि सपोज यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स है, ठीक है, लाइट्स में ट्रैफिक लाइट्स है सिग्नल, ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है नॉर्मल सिटीज़ में इतना अच्छा सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर इतना अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो वहाँ पर क्या टाइम बाई टाइम फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड्स के लिए रेड लाइट, 30 सेकेंड के लिए ग्रीन लाइट ऐसे होती है। बट लेकिन स्मार्ट सिटीज़ में क्या होता है बेस्ड ऑन ट्रैफिक, यार ट्रैफिक ज़्यादा है तो रेड लाइट होगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, राइट, इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, तो यही डिफरेंस है किसका, टेक्नोलॉजी का। स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। अब ठीक है, वो हम समझ गए कि स्मार्ट सिटी में टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, राइट, बट इनको होस्ट कौन करता है, इन टेक्नोलॉजीज को चला कौन रहा है, राइट। तो हम जानते हैं कि हमारा देश, हमारी सिटी, इनको कौन है, जो हमारी गवर्नमेंट चलाती है, राइट। सो स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज, जो हमारी स्मार्ट सिटी में टेक्नोलॉजीज होती हैं यूज्ड बाय लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, उनको कौन होस्ट करता है, लोकल गवर्नमेंट्स। इंक्लूड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स, और वो भी किसकी हेल्प से, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड आईओटी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट हेल्प करती है किसकी हेल्प से, आईसीटी एंड आईओटी की हेल्प से, ठीक है, आईओटी डिवाइसेस को यूज करके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी कनेक्ट्स थिंग्स लाइक ट्रैफिक लाइट्स, वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी कैमराज एंड इवन गार्बेज कलेक्शन टू द इंटरनेट, सो दे कैन बी मैनेज ऑटोमेटिकली एंड स्मार्टली, ठीक है। स्मार्ट सिटी में क्या होता है, ट्रैफिक लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सिक्योरिटी कैमरा है, गार्बेज कलेक्शन है, ये सब कुछ क्या है इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, आईओटी से कनेक्ट होते हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना दिया जाता है इनको। क्यों बना दिया जाता है, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो सके और उन पर स्मार्टली वर्क किया जा सके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी के फीचर्स क्या हैं, ठीक है, अब आप भी चेक करिएगा कि आपकी सिटी में ये वाले सारे फीचर्स हैं या नहीं है, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट है हमारा स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रैफिक सिग्नल्स चेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है कि जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द ट्रैफिक, कि ट्रैफिक ज़्यादा है तो रेड लाइट हो गई, ट्रैफिक कम है तो कम हो गई, मतलब आई मीन ग्रीन लाइट हो गई, लाइक दिस। स्मार्ट एनर्जी,
स्ट्रीट लाइट्स टर्न ऑफ व्हेन नो वन इज अराउंड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं जब वहां पर उनके आसपास कोई नहीं जा रहा होता, रात में जब जलती हैं, ठीक है, जब उनके आसपास कोई भी नहीं होता तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। और जब उनके पास भीड़ होती है, स्ट्रीट लाइट्स के पास जब लोग जा रहे होते हैं, पर्सन्स होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। नेक्स्ट इज स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज बिन सेंड मैसेज व्हेन दे आर फुल। ठीक है, अब गार्बेज सिस्टम को भी स्मार्ट कर दिया है कि जैसे ही गार्बेज पूरा फुल हो जाए तो वो क्या करने लगता है, या तो कोई साउंड देने लगेगा या कोई लाइट देने लगेगा, एंड इवन SMS अलर्ट भी चला जाता है कि अब कचरा भर गया है, उसको खाली करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट इज स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। ये तो हम लोग घरों में भी कई जगह यूज करते हैं। सेंसर्स डिटेक्ट वाटर लीक्स एंड अलर्ट द सिस्टम। वहाँ पर सेंसर लगे होते हैं, ठीक है, और जैसे ही वो सेंसर ने सेंस किया कि वाटर बहुत ऊपर लेवल तक आ गया है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक साउंड आने लगता है कि टैप को अब बंद कर दिया जाए, राइट, कि हमारा जो टैंक है वो फुल हो चुका है, राइट। और ये डिटेक्ट कर लेता है अगर वाटर लीक भी हो रहा है, सेंसर ये भी चेक कर लेता है कि बाहर तो नहीं पानी जा रहा, कि अगर वाटर लीक हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो क्या कर देता है, अलर्ट कर देता है सिस्टम को, मतलब मैसेज सेंडिंग, मतलब या कुछ भी अलर्ट भेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पब्लिक सेफ्टी। CCTV कैमराज कनेक्टेड टू स्मार्ट नेटवर्क्स फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अभी जो वास्तव में रियल में लाइव जो हो रहा है, ठीक है, उसको मॉनिटर करने के लिए वहाँ पर CCTV कैमराज को भी स्मार्ट नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि रियल मॉनिटर कर सके, लोगों की जो भी एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र रखी जा सके। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सर्वर्स that are hosted on the internet instead of the computer's hard drive or local server। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब है डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर करना रिमोट सर्वर पर। अब रिमोट सर्वर क्या होता है, ऐसा सर्वर जो इंटरनेट पर है, ठीक है, हमारे लोकल कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो नहीं है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का भी सिंपल मतलब ये है कि क्या कर सके, डेटा और प्रोग्राम्स उनको स्टोर करें और एक्सेस कर सके किससे, रिमोट सर्वर से। ऐसे सर्वर जो कि ऑनलाइन है, दैट आर रिमोट सर्वर्स आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट, और ऐसे सर्वर जो इंटरनेट पे होस्ट होते हैं। ठीक है, हमारे जो इंस्टेड ऑफ द कंप्यूटर्स हार्डवेयर और लोकल सर्वर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होते हैं। अब बिल्कुल ऐसे समझो, आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, अब हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, वो हम किस पे, एक क्लाउड पे कर रहे हैं, एक रिमोट सर्वर पे कर रहे हैं, ऑनलाइन एक कोई सर्वर पे कर रहे हैं। तो अब जब भी हमें कभी एक्सेस करना होगा, हम इंटरनेट के थ्रू वहां से एक्सेस करेंगे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो सर्वर नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा ऑन रिमोट सर्वर विच इज होस्टेड ऑन इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पर होस्ट किया गया है, रेदर देन इन अवर लोकल कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स। ठीक है, आगे देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो रेफर टू एज इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इट इज अ टेक्नोलॉजी वेयर द रिसोर्स इज प्रोवाइडेड एज अ सर्विस थ्रू द इंटरनेट टू द यूजर। ये इसको इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग भी कहते हैं, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्लाउड बेस्ड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है वेयर रिसोर्सेज इज प्रोवाइडेड एज अ सर्विस, जहाँ पर आपको जो जो रिसोर्सेज की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्चुअल मशीन चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, आपको सर्वर चाहिए, वो आपको कैसे मिल सकता है, प्रोवाइडेड एज अ सर्विस, आपको एज अ सर्विस की तरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में एज अ सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हाँ, आपको जितने दिन यूज करना है, जितने टाइम यूज करना है, आप उसका पे करो और आप उसको यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रिसोर्सेज क्या है, हमें मिलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से, सो वी कैन यूज एज पे पर यूज। ठीक है, जितना हम यूज करेंगे उतना ही हमको पे करना होगा। ठीक है, द डेटा दैट इज स्टोर्ड कैन बी फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर स्टोरेबल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो कुछ भी हो सकता है, फाइल्स हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, या फिर कोई और स्टोरेबल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। ये कुछ हम ऑलरेडी जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जो हम ऑलरेडी अपनी एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं। गूगल ड्राइव स्टोर एंड एक्सेस योर फाइल्स ऑनलाइन। गूगल ड्राइव है, अब वो क्या है, ड्राइव पे हम लोग अपनी इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, राइट, पर लेकिन वो क्या ऑफलाइन कभी वर्क नहीं करता। बिकॉज क्यों नहीं करता, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है, हमारे फोन में नहीं है, वो ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, वो एक रिमोट सर्वर है, उस पर स्टोर है।
ठीक है, इसीलिए तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जीमेल सेंड एंड रिसीव ईमेल्स विदाउट इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। नेटफ्लिक्स वॉच मूवीज डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाउड। अब नेटफ्लिक्स पे भी हम जो मूवीज देखते हैं तो बहुत सारी मूवीज स्टोर है, बट क्या हम उसको बिना डाउनलोड किए, मतलब अपने या तो फोन में डाउनलोड करें, ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट नेट ऑन किया और ऑनलाइन ही ज़्यादातर देखना पसंद करते हैं। तो हम कैसे देख लेते हैं, हम देख लेते हैं बिकॉज वो सारी मूवीज कहाँ है, एक क्लाउड सर्वर पे, एक रिमोट सर्वर पे स्टोर है, तो वहाँ पर हम इंटरनेट से कनेक्ट करके उनको ईजिली देख पाते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या एडवांटेज हैं? यू कैन एक्सेस योर डेटा एनीवेयर एनी टाइम। हम कभी भी और कहीं पे भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आज आप इंडिया में हैं, कल आप यूएस में हैं, परसों आप दुबई में हैं, तो आप तीनों दिन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपना डेटा। नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन पावरफुल हार्डवेयर। हमें बहुत पावरफुल, बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर के ऊपर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एज अ सर्विस हमें क्लाउड कंप्यूटिंग से मिल जाता है। ऑटोमेटिक बैकअप्स, योर डेटा इज सेफ। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑटोमेटिक बैकअप लगा होता है, मतलब हमारा डेटा कंप्लीटली सेफ है। ईजिली शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर्स। हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ईजिली कोई भी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर सकते हैं। नाउ क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडेड आर। अब क्लाउड, ऐसी कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग, तो हमें पता लग गया क्या होता है, रिमोट सर्वर पे अपना डेटा स्टोर करना, इंटरनेट से एक्सेस करना, कहीं से भी, ये चीज़। ठीक है, अब हम ये बात करें कि क्लाउड सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है, तो वो कौन सी सर्विसेज है? ठीक है, तो ये 3 सर्विसेज है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, अब इनको सभी को डीपली हम लोग पढ़ते हैं। सो फर्स्ट है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। Infrastructure as a service is a cloud service model that provides virtualized computing resources over the internet. अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ही क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है तो उसको ऊपर से उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, राइट, रूम्स बना दिए, वॉशरूम बना दिया, किचन बना दिया, राइट, और उसके नीचे भी दूसरी फ्लोर बना दी, तीसरी फ्लोर बना दी, राइट। तो ये हम क्या करें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो हमने किचन बनाई है, किचन पूरी रिनोवेट हो, रिनोवेट मतलब अच्छे से सेट हो, उसमें पेंट हो रखा हो, राइट। जरूरी नहीं है कि उसमें जो भी हमने बिल्डिंग बनाई उसमें सामान हो, राइट, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, उसका एक ढांचा रेडी हो गया, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिल्कुल सेम मतलब है, बिल्कुल हमारे कंप्यूटर का, कि तो जब कभी भी हमें क्या चाहिए होता है, वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, हमें इंटरनेट के थ्रू क्या है, वर्चुअलाइज कंप्यूटर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हमें वर्चुअल मशीन चाहिए, हमें सर्वर चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से हम वो ये सर्विस ले सकते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस एक ऐसा सर्विस मॉडल है जो हमें प्रोवाइड कराता है वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इंटरनेट पे, ठीक है, ओवर द इंटरनेट या थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, इट डिलीवर्स एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स सच एज, ये क्या डिलीवर करता है, जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं वो, जैसे कि सर्वर्स है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑन अ पे एज यू गो यूज बेसिस। और किसके बेसिस पे, कि आप जितना पे करोगे आप उतना ही यूज कर पाओगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, instead of buying physical computers or servers, you can use them from the internet and pay only for what you use. अब हमें बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स, फिजिकल कंप्यूटर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, सर्वर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वो सर्विस ले सकते हैं, और एज अ कैसे ले सकते हैं, पे ओनली फॉर वॉट यू यूज़, और हमें उतना ही पे करना होगा जितना हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यू हैव कंट्रोल ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा कंट्रोल रहता है किसके ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, इस पे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्केलिंग रिसोर्सेज अप और डाउन इज इजी बेस्ड ऑन योर नीड्स। ठीक है, अब रिसोर्सेज को स्केलिंग करना मतलब रिसोर्सेज को बढ़ाना, कम करना, राइट। अब रिसोर्सेज को बढ़ाना, कम करना हमारे ऊपर है। हमें ज़्यादा सर्वर्स चाहिए, ज़्यादा सर्वर की नीड है, हम वो ले सकते हैं। हमें ज़्यादा वर्चुअल मशीन की नीड है तो हम वो ले सकते हैं, राइट। स्केलिंग रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। नाउ ये हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत फेमस है, अमेजॉन वेब सर्विस, AWS एंड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। नेक्स्ट, सेकेंड क्लाउड सर्विस है हमारी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पास जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल वेयर ए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ऑफर द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स नीडेड टू डेवलप, टेस्ट एंड रन एप्लीकेशंस। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को आप बिल्कुल ऐसे समझिए, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई किचन को रेंट पे लिया है,
ठीक है। अब आपने किचन को रेंट पे ले लिया है किसी की, तो क्या है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी रेसिपी पे काम करना है। ठीक है, आपको कोई रेसिपी बनानी है तो आप उसमें क्या क्या डालोगे, कैसे कैसे बनाओगे, आपको सिर्फ उस पर ध्यान रखना है। आपको अब किचन में ये नहीं देखना कि फ्रिज कहाँ पर है, इसमें सामान कहाँ पर है, गैस है या नहीं, सिलेंडर है या नहीं, लाइक वो सब कुछ नहीं देखना, राइट। तो बिल्कुल सेम ये है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, अब उसमें क्या मशीन्स लगी हैं, क्या सर्वर यूज हो रहे हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपना ऐप क्रिएट करना है। ठीक है, आप अपना ऐप को क्रिएट कर सकते हो, रन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको अपने ऐप पे अपने कोड पे वर्क करना है, राइट। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल वेयर ए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ऑफर। ठीक है, जहां पर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर क्या ऑफर करता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर देता है, नीडेड टू डेवलप विच इज यूज्ड और नीडेड टू डेवलप, टेस्ट एंड रन एप्लीकेशन। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम क्या करें, किसी भी एप्लीकेशन को रन कर सके, डेवलप कर सके, टेस्ट कर सके। दिस अलाउज यूजर्स टू फोकस ऑन बिल्डिंग देयर एप्लीकेशंस विदाउट वरिंग अबाउट मैनेजिंग सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या अलाउ करता है यूजर को कि आप अपना फ्रीली होके आप अपना एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। अब आपको सर्वर कैसे मैनेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे मैनेज करना है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देना है, उसकी आपकी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। हियर आर सम की बेनिफिट्स ऑफ पास। अब आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के कुछ की बेनिफिट्स हैं। सिंप्लीफाइंग द डेवलपमेंट, अब इससे डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाता है। डेवलपमेंट कैसा, ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, इट हेल्प्स द डेवलपर्स टू कंप्लीटली फोकस ऑन एप्लीकेशन लॉजिक कोड। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको सिर्फ कोड पे ध्यान देना है। जो डेवलपर्स होंगे उनको सिर्फ कोड पे ध्यान देना है कि वो कंप्लीटली सिर्फ कोड पे फोकस करें। एंड बैकग्राउंड ऑपरेशंस आर कंप्लीटली मैनेज्ड बाय द AWS प्लेटफॉर्म। और जो बैकग्राउंड में जो भी सारी चीजें चल रही है, जो भी सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, उसको कौन है, हमारा AWS प्लेटफॉर्म मैनेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज enhancing efficiency and productivity. Platform as a service lowers the management of infrastructure complexity. अब ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, राइट। तो इसमें जो मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है कि पीछे बैकएंड में क्या काम हो रहा है, कोई मतलब नहीं है यूजर को। स्पीडिंग अप द एग्जीक्यूशन टाइम एंड ब्रिंगिंग द अपडेट्स क्विकली टू मार्केट बाय स्ट्रीमलाइनिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्पीडिंग अप द एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, अब किसी यूजर को, कोई डेवलपर को सर्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, उसको सिर्फ अपने ऐप पे वर्क करना है। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ब्रिंगिंग द अपडेट्स क्विकली, और जो अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्विकली अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, अपडेट्स क्विकली बहुत जल्दी हो जाते हैं। टू मार्केट स्ट्रीमलाइनिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, ताकि जो हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें ऑल्दो बहुत सारी स्पीड हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो इसमें हमें क्या है, बैकएंड में जो भी मैनेजमेंट हो रहा है, जो मैनेजमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी है, उस पर किसी पे ध्यान नहीं देना, राइट। सिर्फ हमारे एप्लीकेशन पे डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। तो जिससे क्या है, जो हमारी एप्लीकेशन में एग्जीक्यूशन होता है उसका टाइमिंग बढ़ जाता है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है और हमारा काम जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटोमेशन ऑफ स्केलिंग, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स स्केलिंग, guaranteeing the program's workload efficiency is ensured by PaaS। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हमारे मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी और रिसोर्सेज, अब हमें प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करा दिया पर हमारी और भी चीज़ें चल रही होती हैं, राइट। तो इसके जो बाकी बैकएंड में जितनी भी रिसोर्सेज हमारे यूज़ हो रहे हैं उसकी गारंटी किसकी होती है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ऑटोमेशन ऑफ स्केलिंग के मतलब जो पूरा वर्क ऑटोमेशन में होता है कि मतलब सिर्फ हम अपने एप्लीकेशन पे ध्यान दें, बाकी पूरा ऑटोमेशन के बैकएंड में जो काम चल रहा है उसके बारे में हमें नहीं टेंशन लेना है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इसमें आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हमें सर्विस में क्या मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलता है।
राइट अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हमें सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना, राइट ना हमें उसके अपडेट्स पे ध्यान देना है, ना उसके मेंटेनेंस पे ध्यान देना है, ना उसके प्रीमियम पे ध्यान देना है, कोई भी सॉफ्टवेयर पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमने उसको रेंट पे ले लिया, एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, उस पर लॉग इन करना है ब्राउजर के थ्रू और हमें यूज करना स्टार्ट कर देना है विदाउट इंस्टॉलिंग इन अवर कंप्यूटर। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ वे ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग इट ऑन योर कंप्यूटर। कि ये क्या प्रोवाइड कराता है कि सॉफ्टवेयर को आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू यूज करो, आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की, ताकि वो और आपके में स्पेस घिरे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। The software is hosted by a company and you can use it just by logging in through a web browser। ठीक है, जो अब सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड हमको जो हो रहा है या हम एज अ सर्विस जो ले रहे हैं, राइट, वो कौन होस्ट करता है, कोई ना कोई एक कंपनी होस्ट करती है। ठीक है, और हमें बस लॉग इन करके ब्राउजर के थ्रू उसको यूज करना रहता है। ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट अपडेट्स, मेंटेनेंस और स्टोरेज, द प्रोवाइडर टेक्स केयर ऑफ दैट ऑल दैट। अब हमें उस सॉफ्टवेयर के अपडेट, मेंटेनेंस या स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं लेनी। अब उसको कौन हैंडल करता है, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है वो। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल इज गूगल डॉक्स। अब इसका जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का बेस्ट एग्जांपल है गूगल डॉक्स। हम गूगल डॉक्स यूज करते हैं ऑनलाइन, राइट, हम उसमें कोई भी चेंजेस करने होते हैं हम कर देते हैं, हमें अगर उसमें शेयर करना होता है वो भी कर देते हैं, राइट। अब हम ना उसको इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ना डाउनलोड कर रहे हैं, राइट, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। वो कौन देख रहा है, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो। ठीक है, तो कॉमन एग्जाम्पल इज गूगल डॉक। यू कैन राइट एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन विदाउट डाउनलोडिंग एनी सॉफ्टवेयर। बिना किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करे हम ऑनलाइन इसको यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब हम जानेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है। Grid computing can be defined as a network of computers working together to perform a task that would rather be difficult for a single machine. Grid computing का simple मतलब क्या होता है? The network of computers. इसमें बहुत सारे computers आपस में connected होते हैं. ठीक है, networks of computers. ये बहुत सारे computers जो आपस में connected हैं. ठीक है, ऐसे कोई भी आपस में ऐसे connected है. ठीक है, ये इस टाइप का। ठीक है, तो ऐसा नेटवर्क कंप्यूटर्स का जो क्या होते हैं, जो बहुत सारे कंप्यूटर जो मिलके काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जो कि एक सिंगल मशीन के बस का नहीं होता, राइट। एक सिंगल मशीन जो टास्क नहीं कंप्लीट कर सकती उसको कंप्लीट करते हैं बहुत सारे मिलके कंप्यूटर्स, राइट। बहुत सारी कंप्यूटर मशीन्स मिलके वो टास्क करती हैं, उसी को कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। सो ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए टास्क, जो एक साथ मिलके ऐसा टास्क करते हैं दैट वुड रेदर बी डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल मशीन, जो कि एक सिंगल मशीन के लिए कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ग्रिड कंप्यूटिंग हम कह सकते हैं दैट इट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। वो टास्क जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मुश्किल होते हैं, उसी के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑल मशीन्स ऑन दैट नेटवर्क वर्क अंडर द सेम प्रोटोकॉल टू एक्ट एज ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर्स। और जितने भी मशीन, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हमारे क्या ग्रिड कंप्यूटिंग में यूज होते हैं, वर्क अंडर द सेम प्रोटोकॉल। वो सेम प्रोटोकॉल, एक ही गाइडलाइंस, एक ही रूल्स पर वर्क करते हैं टू एक्ट एज ए वर्चुअल सुपर कंप्यूटर। और ये मिलके क्या वर्क करते हैं? बिल्कुल एज ए वर्क करते हैं वर्चुअल सुपर कंप्यूटर, कि ये मिलके क्या बना रहे हैं? एक सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? इट इज अ कलेक्शन और कैन सी द नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारे कंप्यूटर मिलके और ऐसा टास्क करते हैं दैट इज डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल मशीन, ऐसा काम जो एक मशीन मिलके नहीं कर पाती है। ठीक है, एंड ऑल द मशीन्स ऑन ऑल द कंप्यूटर्स इन द ग्रिड कंप्यूटर्स वर्क अंडर ए सेम प्रोटोकॉल। और सारे कंप्यूटर के ऊपर सारे एक ही जैसे रूल, एक ही जैसे प्रोटोकॉल अप्लाई होते हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं? इसकी तरह बिहेव करते हैं लाइक अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज की फीचर्स। अब ग्रिड कंप्यूटिंग के की फीचर्स क्या है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड स्टोरेज। ठीक है, रिसोर्सेज ये आपस में बहुत शेयर करते हैं। क्यों? सेम प्रोटोकॉल के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो जितने भी कंप्यूटर्स हम जो यूज करते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो क्या करते हैं? रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ठीक है, कौन से रिसोर्सेज? लाइक प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वर्क इज डिवाइडेड अमंग मेनी कंप्यूटर्स। जो आप डेफिनेट सी बात है, ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब ही यही है कि क्या एक टास्क को जो डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिवाइड हो जाता है। इन शॉर्ट वर्क को डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ वर्क।
यूज्ड फॉर एवरी बिग प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये ग्रिड कंप्यूटिंग किसके लिए, जो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जनरली जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग देखा जाए तो वो क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये क्लाइंट की ये प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व कर रही है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही मशीन ज़्यादातर यूज़ होती है, राइट। बट इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ग्रिड कंप्यूटिंग यूज़ होती है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो अब कौन से बिग प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकती है, साइंटिफिक रिसर्च, किसी के ऊपर रिसर्च हो रही हो वो, वेदर फोरकास्टिंग एटसेट्रा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वाई ग्रिड कंप्यूटिंग इज इंपॉर्टेंट, ग्रिड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। सो फर्स्ट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बाय पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल कंप्यूटर्स ग्रिड कंप्यूटिंग मैक्सिमाइजेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब क्या होता है, बहुत जो रिसोर्सेज यूज होते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग में वो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के पास जाते हैं, राइट। हो सकता है सर्वर पहले एक वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हो, फिर दूसरा, आगे आगे ऐसे करके, तो डिफरेंट जो रिसोर्सेज है वो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के पास जाते हैं, राइट। तो जिससे क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग मैक्सिमाइजेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कि जितनी एफिशिएंसी से जो वर्क करते हैं उनको उसी एफिशिएंसी से यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। आइडल और अंडर यूटिलाइज्ड मशीन्स कंट्रीब्यूट टू टास्क रिड्यूसिंग वेस्टेज, ठीक है। जो मतलब खाली और अंडर यूटिलाइज्ड मशीन होती है, मतलब जिनकी उनकी एफिशिएंसी उतनी है और उनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं टास्क को बट रिड्यूसिंग वेस्टेज, ठीक है। पर लेकिन कहीं ना कहीं वो वेस्टेज ही होती है। इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, मशीन को अगर हमें जितना उसे यूज़ करना चाहिए और हम उतना यूज़ नहीं करेंगे तो वो वेस्ट ही है, राइट। तो इन शॉर्ट जो हमारी ग्रिड कंप्यूटिंग है वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्सेज यूज होते हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है। नेक्स्ट, complex problem solving. Grid handle large scale problems that require significant computational power. Examples include climate modeling, drug discovery and genome analysis. ठीक है, ये क्या करती है, complex problem जैसे होती है हमारी कौन सी, climate modeling है, drug discovery है, इन सबको solve करने के लिए grid computing use की जाती है, ठीक है। सो इट सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन का मतलब होता है गठबंधन, ठीक है। गठबंधन मतलब दो डिफरेंट लोग हैं, दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो मिलके आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे कोलैबोरेशन प्रमोट करता है, ग्रिड फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग की वजह से कोलैबोरेशन जो हमारे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से हटकर भी हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया में बैठे अपना वर्क कर रही हूँ, राइट। अब कोई साइंटिस्ट है वो कहाँ पर है, यूएस में है, तो वो यूएस में बैठ के वर्क कर रहे हैं, बट अब हम दोनों मिलके साथ मिलके एक किसी टास्क पे वर्क कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा कोलैबोरेशन। सो इट प्रमोट्स कोलैबोरेशन, ठीक है। रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कैन वर्क टुगेदर ऑन शेयर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग की वजह से क्या, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, मिलके एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग. ऑर्गेनाइजेशंस कैन रीयूज एग्जिस्टिंग हार्डवेयर सेविंग कॉस्ट वाइल एक्सेस कंप्यूटेशनल रिसोर्स. जो अब ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रीयूज कर सकती हैं एग्जिस्टिंग हार्डवेयर, राइट. फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट पे वर्क हुआ, ठीक है, अब उसके लिए जो हार्डवेयर लगा वो अब दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज हो सकता है, राइट. सो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लेती है, यूज कर लेती है, रीयूज कर लेती है हार्डवेयर, सेविंग कॉस्ट वाइल एक्सेस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, जिससे कि मतलब जो कॉस्ट होती है, जो लागत लगती है वो भी कम हो जाती है. एडिशनली क्लाउड रिसोर्सेज कैन बी कॉस्ट इफेक्टिवली. एडिशनली वी कैन से, और हम ये कह सकते हैं सिंपल कि इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग को भी बहुत इफेक्टिवली, कॉस्ट इफेक्टिवली रिसोर्सेज के थ्रू यूज़ किया जा सकता है. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है और हमारी ग्रिड कंप्यूटिंग है, दोनों ही कॉस्ट सेविंग है, पर लेकिन डिफरेंट तरीके से. अब ये कैसे ग्रिड कंप्यूटिंग कॉस्ट सेविंग है, बिकॉज इसमें हम क्या है, रिसोर्सेज को रीयूज़ कर सकते हैं, राइट. पर लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या करते हैं, उतना ही यूज़ करते हैं जितना हमें सर्विस चाहिए, राइट. तो दोनों ही हमारी कॉस्ट इफेक्टिव हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉकचेन. इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन जरूर बनता है. ए ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑफन समटाइम्स डिजिटल लेजर.
पब्लिक डिजिटल लेजर। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम जानेंगे लेजर क्या होता है। ठीक है, लेजर का मतलब होता है खाता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक फर्नीचर की शॉप है, आपके पास एक फर्नीचर का बिजनेस है। ठीक है, तो आप अपनी शॉप पे क्या रखते हो, एक अकाउंट्स के लिए एक अकाउंट बुक रखते हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, लेजर। अब उसमें क्या होता है कि कितना फर्नीचर आया, ठीक है, कितना फर्नीचर गया, कितना फर्नीचर ऑलरेडी स्टॉक में है, सब कुछ उसमें स्टोर हो रहा होता है, राइट। तो जिससे कि क्या होता है, एक पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि कहीं पे कुछ भी फ्रॉड नहीं हो रहा। ठीक है, तो जितने भी बिजनेस के पार्टनर्स हैं या जो भी कुछ उसको मैनेज कर रहे हैं उन सभी को पता लगा रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा लेजर। इसी तरीके से हमारा जो ब्लॉकचेन है वो भी एक पब्लिक लेजर है, पब्लिक डिजिटल लेजर है। पब्लिक डिजिटल लेजर कैसे कि पब्लिक मतलब इसमें से जितने भी लोग उस ब्लॉकचेन से जुड़े हैं वो हर एक ट्रांजैक्शन पे नजर रख सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जने को ही पता है बाकी किसी को नहीं पता है। तो इट इज अ पब्लिक लेजर की तरह काम करता है। सो जो ब्लॉकचेन है वो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है, कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है, एक सेंटर अथॉरिटी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये सारे क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये आपस में सारे कनेक्टेड है, तो इनमें सभी के पास अथॉरिटी रहती है। ऐसा नहीं है कोई एक ही अथॉरिटी होती है, सभी के पास अथॉरिटी रहती है। सो इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बटा हुआ है। ठीक है, इसमें जो टास्क होते हैं वो भी पूरे बटे हुए होते हैं, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है और ये हमारा पब्लिक डिजिटल लेजर की तरह काम करता है। कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड ब्लॉक्स दैट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स। ठीक है, जिसमें हम ये और ये पब्लिक लेजर क्यों है, बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को ब्लॉक की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम जो भी कुछ डेटा स्टोर करते हैं वो ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं और उन ब्लॉक्स में जनरली क्या होता है, ट्रांजैक्शंस कि क्या क्या जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड होता है। सो दैट एनी इन्वॉल्व ब्लॉक कैन नॉट बी ऑल्टर्ड रेट्रोएक्टिवली। ठीक है, अब क्या है, कोई भी डायरेक्टली किसी भी ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई भी ऑल्टरेशन मतलब कोई भी चेंजेस किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं कर सकता है विदाउट द ऑल्टरेशन ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट ब्लॉक। अगर किसी को एक ब्लॉक में ऑल्टरेशन, एक ब्लॉक में चेंज करने में होगा तो उसको बाकी के आगे जो सारे ब्लॉक्स हैं उन सभी में भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो अब हमारी जो ब्लॉकचेन है वो क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक डिजिटल लेजर है, जो कि क्या रिकॉर्ड करता है और वी कैन से जो स्टोर करता है डेटा वो ब्लॉक्स की फॉर्म में करता है। ठीक है, और इस ब्लॉक्स में जनरली क्या होते हैं, हमारे ट्रांजैक्शंस स्टोर होते हैं। ठीक है, और अब ये जो ट्रांजैक्शन है, अब ये जो कोई भी एक ब्लॉक है उसको कोई डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकता। अगर एक ऑल्टर होगा तो हमें एक ऑल्टर करना है तो हमें सारे ब्लॉक्स को ऑल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी और आगे देखिए, अच्छे से इसको समझते हैं। ब्लॉकचेन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस। ये इसकी सिंपल वाली डेफिनेशन है दैट ब्लॉकचेन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस। एक अलग तरीके का डेटाबेस है, ऐसा डेटाबेस दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन ब्लॉक्स, जो इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर करता है। इस ऐसे जो कि है एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर करता है एंड दीज ब्लॉक्स आर लिंक्ड और चेन्ड टुगेदर। ठीक है, और ये ब्लॉक्स क्या आपस में लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, चेन्ड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो एक स्पेशल, एक ऐसे अलग टाइप का डेटाबेस जो कि डेटा को ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर करता है और वो ब्लॉक्स आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ईच ब्लॉक कंटेन्स डेटा। अब देखो ये जो ब्लॉक्स में होते हैं, अब उसमें क्या होता है, ईच ब्लॉक्स कंटेन डेटा। हर एक ब्लॉक में क्या होता है, डेटा होता है, यूनिक कोड, उनका खुद का एक यूनिक कोड होता है जिसको हम हैश कहते हैं, एंड हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, और इसमें पुराने वाले का भी हैश होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि ये वाला एक ब्लॉक है, इसमें डेटा है, अब इसमें खुद का हैश है ए। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला ब्लॉक होगा, अब उसमें कुछ डेटा होगा, इसमें खुद का हैश होगा, फॉर एग्जांपल बी ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें पुराने वाले का हैश भी स्टोर हो जाएगा, राइट। अब ये देख सकते हो इसमें क्या है, हैश है। ठीक है, अब इसका हैश प्रीवियस इसमें चला गया दूसरे हैश में। अब जो इसका ओरिजिनल हैश था ये बी वाला, वो अब इसमें चला गया, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें क्या होता है, डेटा, हैश और प्रीवियस हैश, मतलब जो पुराने वाले का हैश। ठीक है, बट अब आप सिंपल सी बात है, पहला एक ऐसा ब्लॉक कोई होगा ही होगा जो स्टार्ट हो रहा होगा, स्टार्टिंग वाला ब्लॉक जिसमें किसी का भी पुराना वाला हैश नहीं होगा, राइट। सिंपल सी बात है, पहला वाला ऐसा होगा तो उस वाले ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, जेनेसिस ब्लॉक। तो जो फर्स्ट ब्लॉक होता है हम ब्लॉकचेन का, उसको क्या बोलते हैं, जेनेसिस ब्लॉक। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स क्या हैं, टाइम सेविंग,
नो सेंट्रल अथॉरिटी वेरिफिकेशन इज नीडेड फॉर सेटलमेंट्स मेकिंग द प्रोसेस फास्टर एंड चीपर। अब इसमें क्या है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सपोज बहुत सारे जो कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड है, अब इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, राइट। सभी के पास खुद की अथॉरिटी है। अब ऐसा नहीं है इसको कुछ काम है तो पहले वो इससे परमिशन लेगा, फिर ये एग्री करेगा, तो फिर ये इसको रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी के पास इक्वल अथॉरिटी होती है, तो जिससे ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है, ठीक है। कॉस्ट सेविंग भी है। नो नीड फॉर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, पार्टिसिपेंट कैन शेयर एसेट्स डायरेक्टली, ठीक है। अब इसमें हमें थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है कि वो हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर करे, वी कैन शेयर डायरेक्टली, हम डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से कॉस्ट सेविंग भी है, ठीक है। ट्रांजेक्शन एफर्ट्स आर मिनिमाइज्ड एज एवरी पार्टिसिपेंट हैज ए कॉपी ऑफ शेयर्ड लेजर, ठीक है। और इसमें जो ट्रांजेक्शन के एफर्ट्स है वो भी कम हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, राइट, ठीक है, सपोज एक कंप्यूटर ने कुछ भी चेंज किया या कुछ भी शेयर किया, तो वो एक के साथ नहीं, वो सभी के साथ ऑटोमेटिकली सभी के साथ उसकी कॉपी शेयर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइटर सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। कैसे सिक्योर है कि इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सपोज किसी ने एक ब्लॉक में चेंज किया तो वो आगे वाले सारे ब्लॉक्स में वो एरर जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। नो वन कैन टैम्पर विद ब्लॉकचेन डेटा एज इट इज शेयर्ड अमंग मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट। कोई भी टैम्पर मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकता ब्लॉकचेन की डेटा के साथ, क्योंकि वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेंट के साथ शेयर्ड होता है। दिस सिस्टम इज सेफ अगेंस्ट साइबर क्राइम्स और फ्रॉड, ठीक है। ये सिस्टम साइबर क्राइम और फ्रॉड के लिए बहुत ज्यादा सेफ है। लास्ट पॉइंट है हमारा कोलैबोरेशन। ये कोलैबोरेशन प्रमोट करता है। कैसे? इट परमिट्स एवरी पार्टी टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद वन अनदर व्हाइल नॉट रिक्वायरिंग थर्ड पार्टी नेगोशिएशन। अब हमें किसी एक पार्टी को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें इसमें थर्ड पार्टी नेगोशिएशन की नीड नहीं होती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। और यहीं पे हमारा पूरे टॉपिक्स हमारे चैप्टर के खत्म होते हैं। आई होप आपको ये कंप्लीट रिवीजन में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको कोई टॉपिक अगर और डीपली अगर पढ़ना है तो हमारे इसके लिए पर्टिकुलर वीडियोस बने हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एक्सेट्रा। एंड इफ यू नीड e-notes और e-books then the link is given in the description। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।